नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे पाल वंश के बारे में कि पाल वंश का उदय किस प्रकार से हुआ था, बंगाल में इन्होंने किस प्रकार से शासन किया था और इनके इतिहास के बारे में हमें कहां-कहां से जानकारियां मिलती हैं। इसके उदय के जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये कि जब इस पर सबसे पहले शशांक का अधिकार था। शशांक जो कि गॉड था, चंद्रगौड़, तो शशांक और हर्ष में आपस में शत्रुता थी। जब हर्ष ने शशांक पर हमला किया उसके बाद में हर्ष का इतिहास हम हटा देते हैं। उसके बाद में हम पाल वंश के बारे में जानते हैं, इनके इतिहास के बारे में कि बंगाल पर जब पाल शासक जो शशांक था उसका अधिकार था। शशांक की मृत्यु के बाद में क्या हुआ कि वहां की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो जाती है। अर्थव्यवस्था समझ लो, प्रशासनिक कार्य समझ लो, या फिर यानी कि बंगाल पर वहां पर किसी प्रकार के कोई भी राजा राज नहीं करता है, तो वहां की जनता में एक भ्रष्टपन आ जाता है, यानी कि कोई निरंतर करने वाला राजा नहीं होता है। तो क्या होता है कि वहां पर अपने आप में सभी राजाएं बन जाते हैं। जनता पर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं था। चोरी चकारी, मारपीट, लूट, इस तरीके के माहौल वहां पर हो जाते हैं। तब वहां पर जनता के द्वारा एक शासक को चुना जाता है जिसका नाम था गोपाल। ठीक है, उनके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर पाल वंश के इतिहास के बारे में हमें कहां-कहां से जानकारियां मिलती हैं और इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं पाल वंश। पाल वंश के सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, आर्य मंजूश्री मूल कल्पम, आर्य मंजूश्री मूल कल्पम के अनुसार हमें शशांक के बाद जब यहाँ की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, मान लीजिए जो अर्थव्यवस्था डाउन होती है, क्योंकि जब क्षेत्र पे कोई राजा राज करने वाला ही नहीं था तो वहां पे माहौल किस प्रकार का होगा। ठीक है ना। तो यहां से हमें जो जानकारी मिलती है वो इसी बारे में मिलती है कि आर्य मंजूश्री मूल कल्पम ग्रंथ से हमें जो जानकारी मिलती है वो ये कि बंगाल पर मानव नामक पुत्र, शशांक के बाद में जब बंगाल की स्थिति बहुत ही खराब होती है, भयावह होती है, चोरी चकारी, लूटपाट, इस तरीके के वहां पर दंगा फसाद होते हैं, राजा कोई था नहीं, तो वहां से हमें ये जानकारी मिलती है। अब पाल वंश के बारे में हम जो जानेंगे वो ये कि आर्यश्री मूल कल्पम के अनुसार मानव नामक पुत्र ने 8 माह, केवल 8 माह तक शासन किया था बंगाल पर। ये जानकारी देते हैं आर्यश्री मूल कल्पम, सॉरी, ठीक है ना। इन्हीं के बाद में देखो हर्षकाल में कौन आया था? हेनसांग। हर्षकाल में हेनसांग आया था जो कि 638 ईस्वी में इसने बंगाल की यात्रा की थी। हेनसांग ने 638 ईस्वी में बंगाल की यात्रा की थी और इन्होंने अपने विवरण अनुसार ये जानकारी दी कि बंगाल में 4 राज्य स्वतंत्र थे। शशांक की मृत्यु हो चुकी थी जो कि बंगाल के शासक थे। उनके बाद की ये घटनाएं हैं, क्योंकि जनता पे नियंत्रण करने वाला कोई शासक नहीं था। अब वहां पर कौन से शासक ने, किस शासक ने अधिकार किया या फिर नए राजवंश का उदय हुआ, किस प्रकार हुआ, ये जो जानकारियां हैं ये उसी स्रोत के आधार पर है कि भैया आर्यश्री मूल कंप जो जानकारी देता वो ये कि बंगाल पर 8 महीने तक शासन किया था मानव नामक पुत्र ने। ये जानकारी देते हैं। हो सकता है इसी के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। दूसरा, हेनसांग 638 ईस्वी में बंगाल की यात्रा पर गया था, तो इसने भ्रमण के दौरान ये जानकारी दी कि भाई बंगाल में 4 राज्य थे उस वक्त। कौन से? पुंडुवर्धन, करण सुवर्ण, समतट और ताम्रलिप्त। ठीक है, ये 4 राज्य की जानकारी हेनसांग देते हैं। वो कहते हैं कि बंगाल में उस समय भ्रमण के दौरान कोई राजा नहीं था, लेकिन राजा ना होने के कारण भी वहां पर 4 राज्य थे, यानी बंगाल अब एक छत्र में नहीं था, एक साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था, वो 4 राज्यों में बटा हुआ। ये जानकारी देते हैं हेनसांग।
बंगाल के बारे में। लेकिन इसी दौरान देखो 7वीं सदी में बंगाल पर 7वीं सदी में बंगाल पर शशांक की मृत्यु के बाद ये है हर्षवर्धन कन्नौज के जो थे। 7वीं सदी में बंगाल पर हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन ने अधिकार किया था। अब ये भास्कर वर्मन कौन है भाई? ये भास्कर वर्मन हर्षवर्धन के मित्र हैं जो कि कामरूप के थे। हैं? बंगाल पर हर्षवर्धन और कामरूप के भास्कर वर्मन ने अधिकार किया था। यह जानकारी 7वीं सदी से हमें बंगाल के ऊपर मिलती है। और 8वीं सदी में, अब देखो 8वीं सदी में यह बंगाल का वो इतिहास है शशांक की मृत्यु के बाद में क्या क्या घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो उसी दौरान ये चीजें आपने नोट करनी पड़ेंगी, इन्हें सबसे पहले आपने समझना पड़ेगा। ठीक है, हैनसांग के विवरण में हमें 4 राज्य मिल गए, यानी कि बंगाल अब विभक्त था। 7वीं सदी से हमें ये जानकारी मिली कि बंगाल पर हर्षवर्धन और उसका मित्र जो था भास्कर वर्मन जो कामरूप के थे उनका अधिकार था। 8वीं सदी में यानी इनके बाद में अब शैलेंद्र राजाओं ने पुंडुवर्धन यानी पुंडुवर्धन यानी उत्तरी बंगाल, पुंडुवर्धन यानी उत्तरी बंगाल, ये कौन है? 8वीं सदी में। अब इनके ये 7वीं सदी में थे, इनके बाद में 8वीं सदी में जो होते हैं वो शैलेंद्र राजाओं ने उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। और इसके अलावा बंगाल पर क्या क्या था? इसके अलावा बंगाल पर खड़गवंश और चंद्रवंश का अधिकार। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या जानकारी मिल रही है? वो ये कि यशोवर्मन जो कि कन्नौज के यशोवर्मन और कश्मीर के ये थे ललितादित्य, जो थे कहां के थे? कश्मीर के शासक ललितादित्य थे। ठीक है ना, कन्नौज के यशोवर्मन, कश्मीर के ललितादित्य और श्री हर्ष, क्या थे? श्री हर्ष का बंगाल पर आक्रमण हुआ था क्षेत्र अधिकार को लेकर। ये वो जानकारियां हैं। बंगाल में अभी किसी का शासन, एक स्थिर शासन नहीं था। ठीक है, कि जो ये कह सके कि हाँ भाई बंगाल पर इन राजाओं का अधिकार था। लेकिन बंगाल में पाल वंश के उदय से पहले बंगाल पर इन राजाओं ने अधिकार करने की कोशिश की थी और किसी ने कोई सा हिस्सा कब्जा लिया तो किसी ने दूसरा हिस्सा कब्जाया। ठीक है, इनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि बंगाल पर देखो पुंडुवर्धन पर, उत्तरी बंगाल पर तो शैलेंद्र राजाओं ने, ठीक है, इसके अलावा खड़ग वंश के राजाओं ने, चंद्रवंश के राजाओं ने, मोखरी वंश के यशोवर्मन ने और कश्मीर के ललितादित्य ने और बंगाल के ही श्रीहर्ष ने आक्रमण कर अधिकार करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अभी भी बंगाल पर किसी का विस्तृत अधिकार स्पष्ट नहीं हो पाया। बंगाल के छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे जमीनों को इन्होंने अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, इनके बाद में लांबा तारकनाथ है जो कि एक तिब्बती विद्वान है। वो ये कहते हैं इसी दौरान, लांबा तारकनाथ जो कि तिब्बती विद्वान है, वो ये कहते हैं कि उस समय क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य अपने अपने घरों के राजाएं हो गए थे। ये जानकारी स्पष्ट देते हैं कि जब राजा नहीं था तो यानी हर समुदाय, कौन कौन से? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ये सब अपने अपने घर के राजा बन गए। देश पर कोई भी राजा नहीं था। देखो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत अच्छी जानकारी इन्हीं के बारे में। अभी बंगाल का स्पष्ट उदय नहीं हो पाया, बंगाल पर स्पष्ट वंश का उदय नहीं हो पाया, लेकिन सबने कोशिश की है कि भाई नए नए राजवंशों ने, वो सारे राजवंश मैंने आपको इनकी जानकारियां देने की कोशिश की हैं। तो लांबा जी क्या कहते हैं, तारकनाथ जी, कि राजा नहीं था, मत्स्य न्याय की स्थिति हो गई थी, यानी चोरी चकारी, लूट पाट, स्थिति बहुत ही भयावह और दयनीय हो गई थी। इस स्थिति से उबरने के लिए यहाँ की जनता ने एक गोपाल नाम के व्यक्ति को राजा बनाया।
यानी यहां से होता है शुरू पाल वंश का इतिहास। तो इससे पहले ये जो जानकारियां थी वो बंगाल के शशांक के बाद की घटनाएं हैं कि शशांक की मृत्यु के बाद में किस प्रकार से बंगाल में अपने राजवंश को स्थापित करने के लिए कौन कौन से राजाओं ने क्या क्या कार्य किए। ठीक, अब पाल वंश के प्रमुख स्रोतों के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये जो जानकारी दी थी उसके बाद जनता ने ही गोपाल को चुनकर बंगाल का शासक बनाया था। और यहां से जो हमें जानकारी मिलती है, अब इनके स्रोतों के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई क्या वाकई में ही गोपाल ही थे जो बंगाल के शासक बने थे, या इनके बारे में हमें जानकारी कहां से मिल सकती है। तो हम बातें करते हैं पाल वंश के प्रमुख स्रोतों के बारे में। एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। ये हमें जानकारी देंगे कि हाँ वाकई में ही पाल वंश का इतिहास बंगाल में उदित होता है। कौन कौन से हमें जानकारी मिल सकती है, तो भाई पहले करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पाल वंश से संबंधित। सबसे पहले धर्मपाल का खालिमपुर लेख और देवपाल का मुंगेर लेख और नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख और नारायण पाल का ही बादल स्तंभ लेख, ठीक है, और महिपाल प्रथम के बानगढ़, नालंदा और मुजफ्फरपुर से प्राप्त लेख, ये वो जानकारी देते हैं। इन अभिलेखों से हमें ये जानकारी मिलती है कि बंगाल पर वाकई में ही पाल वंश का शासन था। इन्हीं के अभिलेखों से हमें बंगाल पर पाल वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन अभिलेखों को आप याद कर लेना। अभिलेखों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में, पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में ये जानकारी दी है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अभी मैं आपको इनकी विस्तारित जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। दूसरा, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे इनके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो उदाहरण के लिए मैं आपको क्वेश्चन बना के दे सकता हूं कि भाई पेपरों में इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछे जाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से बना कि बादल स्तंभ लेख किसका है। भाई अभी मैंने आपको बताया बादल स्तंभ लेख किसका है, या फिर नारायण पाल के द्वारा कौन कौन से लेख या अभिलेख लिखे गए, कुछ ऑप्शन में मिल जाएंगे, आपको टिक लगाना है। या फिर नारायण पाल किस वंश से संबंधित थे, इस प्रकार से। या पाल वंश में नारायण पाल की क्या भूमिका थी, किस नंबर के शासक थे। या फिर ये स्तंभलेख होंगे, राजाएं होंगे, मिलान कीजिए कि कौन से शासक ने कौन से लेख लिखे। इस प्रकार से क्वेश्चन मेरे साथियों पेपरों में पूछे जाते हैं। और भाई जो इनके शासन में घटित हुए हैं उन्हीं के आधार पर ही पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। बस हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है कि भाई कौन से शासक ने क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें की थी और क्या उनके शासन के समय में घटित हुई थी, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे उनके बाद में पाल वंश का प्रथम शासक, ठीक है। पाल वंश का जो प्रथम शासक था, इसका संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था। जो कि मेरे प्यारे साथियों ये सब चीजें जो हैं वो पाल वंश बंगाल के शासन से संबंधित हैं कि भाई किस प्रकार से बंगाल की जो स्थिति थी उसके बाद में क्या क्या चीजें वहां पर घटित हुई थी, और उसके बाद में किस प्रकार से अब बंगाल पर शासन करने के लिए जनता जो चुनती है वो चुनती है गोपाल को। इसलिए गोपाल को बंगाल का या फिर पाल वंश का प्रथम शासक या पाल वंश का संस्थापक हम कहते हैं। गोपाल था, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जो कि 750 ईस्वी में राजा बनता है और 770 ईस्वी तक वो शासन करता है। मैंने आपको बताया था इसे जनता ने ही बनाया था। अब इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख के आधार पर मिलती है। धर्मपाल जी का जो खालिमपुर अभिलेख है वो ये जानकारी देता है कि
गोपाल पाल वंश का प्रथम शासक था, संस्थापक था और उसका समय ये है। इसका जो पुत्र था, गोपाल का जो पुत्र था, गोपाल का पुत्र कौन था? धर्मपाल। और धर्मपाल के ही अभिलेख से ये जानकारी मिलती है, यानी धर्मपाल ने ही जो अभिलेख लिखवाया वो अपने पिता के लिए उसमें ये शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है ना। अब ये कह सकते हैं कि भाई ये पुत्र थे, पुत्र ने एक अभिलेख लिखा है जिसका नाम था खालिमपुर अभिलेख। उसमें लिखा हुआ है कि गोपाल पाल वंश का संस्थापक था, उनका समय इतना था, उन्हें जनता ने बनाया। ये जो जानकारी किसकी है? पुत्र के अभिलेख की है, यानी धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है। अब धर्मपाल जो है वो 770 ईस्वी में राजा बनता है और 810 ईस्वी तक वो शासन करता है। इनके समय में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटती है कि 11वीं सदी, देखो यहाँ है 8वीं सदी क्योंकि ये 8वीं और 9वीं सदी के बीच में शासन करते हैं। लेकिन 11वीं सदी के जो कवि थे ना, सौडल्य, इन्हें क्या कहते हैं? इनके बारे में धर्मपाल के में, क्योंकि धर्मपाल एक शक्तिशाली और अच्छे राजा थे, तो इनके बारे में ये कुछ शब्द लिख देते हैं। वो क्या कि कवि कहते हैं इनको उत्तरापथ का स्वामी। सौडल्य कवि ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा है और वो ये कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म मानने वाले थे और इन्हें परम सौगात कहा जाता था। ये कवि सौडल्य ने इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला और सोमपुरी बिहारों की स्थापना की थी। यानी विक्रमशिला और सोमपुरी क्या थे? ये पढ़ाई के केंद्र थे। उस समय पढ़ाई इन्हीं के माध्यम से होती थी, तो इनकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। इनकी राज्यसभा में, धर्मपाल की जो राज्यसभा थी उसमें हरिभद्र निवास करते थे। हरिभद्र जो थे इनकी राज्यसभा के कवि थे, विद्वान थे, जो कि इनके राज्यसभा में निवास करते थे। और इनके समय में सुलेमान, जो कि अरबी यात्री था, सुलेमान अरबी यात्री था जो भ्रमण करने के लिए भारत के भ्रमण पर आया था। सुलेमान धर्मपाल के बारे में कहता है कि रुहमा, सुलेमान धर्मपाल को किस नाम से पुकारता है? रोहमा के नाम से सुलेमान पुकारता है। और इनके बारे में महत्वपूर्ण घटना 12वीं सदी में भी हमें मिलती है, वो ये कि एक अभिलेख है स्वयंभू पुराण अभिलेख है 12वीं सदी का। वो ये कहता है कि धर्मपाल का नेपाल पर अधिकार था। तो ये जो घटनाएं संबंधित हैं वो किससे है? धर्मपाल जी के शासन से संबंधित घटनाएं। इनके दरबार में और कौन कौन सी घटित हुई? इनके दरबार में भोज, मत्स्य, अवंती और गंधार के राजाएं दरबार में भाग लेते थे। धर्मपाल इतने शक्तिशाली और अच्छे राजा थे कि इनका जो प्रभाव था वो भोज, मत्स्य, अवंती और कंधार के राजा भी इनके दरबार में भाग लेते थे। इनके बाद में जो पाल वंश पर शासन करने वाले थे वो देवपाल थे, जो कि 810 ईस्वी में राजा बनते हैं और 850 ईस्वी तक शासन करते हैं। इन्होंने अपने शासन के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो घटनाएं करी थी या जो घटित हुई थी, जो साक्ष्य थे, वो ये कि इन्होंने अपनी राजधानी को बदल दिया। ये अपनी राजधानी पटना से उठाकर मुंगेर ले गए। ये अपनी राजधानी जो पहले पटना थी, पालवंश की राजधानी, देवपाल ने पाटलिपुत्र को उठाकर मुंगेर अपनी राजधानी बना लेते हैं या फिर उसे ले जाते हैं। इन्होंने क्या करा था? सेतुबंद रामेश्वर। ये शक्तिशाली राजा थे, महान शासक थे, तो इन्होंने सेतुबंद रामेश्वर तक के भाग को जीता था। सेतुबंद रामेश्वर तक के भाग को जीता और कांची के पल्लवों को हराया था। और तारकनाथ जी कहते हैं इसी दौरान, तारकनाथ जी के अनुसार देवपाल के बारे में तारकनाथ जी भी कहते हैं कि उड़ीसा पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी और द्रविड़ों को हराया था। मेरे प्यारे साथियों, ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है उदाहरण के लिए ये आ जाए, उड़ीसा पर विजय प्राप्त की, इसकी जानकारी कौन सा विद्वान देता है? तारकनाथ और हरिभद्र, हेमचंद्र, इस प्रकार से कोई भी
विद्वान रख दिया जाएगा ऑप्शन में। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए ना कि पाल वंश से संबंधित ओडिशा पे जानकारी कौन सा देता है। ठीक है, तो कौन था? तारकनाथ जी कहते हैं। द्रविड़ों को किसने हराया? पाल वंश के कौन से शासक ने द्रविड़ों को हराया? तो इसकी कौन थे? देवपाल। या फिर द्रविड़ों को हराने की जानकारी कौन से विद्वान ने दी है? जो पाल वंश से संबंधित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में बनते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं आप परेशान ना हो मेरे प्यारे साथी। और नया चैनल है, अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराना। ठीक है, इनकी जानकारी क्वेश्चनों की किस प्रकार से देंगे मैं आने वाली वीडियो में आपको सारी चीजें कराऊंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना। तो इन्होंने द्रविड़ को हराया। इसी बीच में अभिलेख भी दावा करते हैं। मैं आपको वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि पेपरों में जिन पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अभिलेख भी इसी प्रकार का दावा करते हैं कि देवपाल ने कंबोज से लेकर क्या कंबोज से लेकर विंध्य पर्वत तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। यानी देवपाल ने, ये अभिलेख जानकारी देते हैं, अभिलेख जानकारी देते हैं। जो जहां से जानकारी देते हैं मैं उन्हें आपको स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि आप इसे पर ज्यादा जोर दीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन इस प्रकार से पेपरों में बनते हैं और फंसते हैं। अब देखो अभिलेखों से दावा, अभिलेखों में दावा किया गया है कि देवपाल ने कंबोज से लेकर विंध्य पर्वत तक का अपने क्षेत्र का विस्तार किया था, जिसमें जब ये राजा थे तो इनके प्रशासन में इनके जो अपने मंत्री थे कौन थे? प्रशासन में जो सहायता करने वाले मंत्री थे इनके देवपाल के, तो दर्भ प्राणी और केदार मित्र, इनकी सहायता प्राप्त थी प्रशासन में। जब ये प्रशासनिक कार्य करते थे तो इनकी प्रशासन में जो सहायता करने वाले इनके खुद के मंत्री थे वो थे दर्भपाणी और केदार मित्र। ठीक है, और इनके मंत्रियों से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसका आसानी से जवाब दे दोगे। और सैनिक विजयों में जब भी ये राजा राज्य के लिए, विद्रोह के लिए, किसी भी दबाने के लिए, किसी क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए जो ये सैनिक विजय करते थे ना, सैनिक विजयों में इनका जो सहयोग देने वाले थे इनके चचेरे भाई जयपाल थे। इनके चचेरे भाई जयपाल थे जो कि इनकी सैनिक सहायता करते थे, जिसकी वजह से ये काफी दूर दूर तक इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। इन्हें भी परम सौगात कहा जाता था, इन्हें भी परम सौगात कहा जाता था। तो मेरे प्यारे साथी यहां पे समझो परम सौगात कहे जाने वाले पाल वंश से दो शासक हो गए। नंबर एक ये रहे, जो मैंने आपको बताया था धर्मपाल को भी परम सौगात कहा जाता था और देवपाल को भी परम सौगात कहा गया। शैलेंद्र वंश के राजाओं ने इनसे अनुरोध किया था। शैलेंद्र वंश के राजा कौन थे? बालदेव पुत्र। बालदेव पुत्र ने इनसे अनुरोध किया था देवपाल जी से कि आप मुझे बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दें। तो क्या करा देवपाल ने? इन्हें बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी और 5 गांव दान में दिए। जो इनका खर्चा वहन, इनसे इनका खर्चा, जो इनकी आय थी राजस्व था, उससे इनका खर्चा चलता रहे। तो बालदेव पुत्र ने अनुरोध किया देवपाल से कि मुझे बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मिले। तो इन्होंने बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी, साथ में 5 गांव दान में भी दिए। ठीक है, और क्या करा था देवपाल ने? तो नगरहार यानी जलालाबाद, नगरहार के एक बहुत बड़े विद्वान थे। जगह कौन सी है? नगरहार। नगरहार का विद्वान कौन थे? वीरदेव को इन्होंने सम्मान दिया था, सम्मानित किया और उसे सम्मान भी दिया। और क्या करा था? नालंदा में, और नालंदा का उन्हें अध्यक्ष बनाया था। ये देवपाल के समय से घटित महत्वपूर्ण घटना है। इनके समय में महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए थे कि इनके जो दरबार में वर्मा, सुमंत्रा, चीन से 2-2 शिष्टमंडल आए थे। भैया चीन से इनके दरबार में 2-2 शिष्टमंडल आए और 2-2 शिष्टमंडल गए भी थे। ठीक है, आए और गए 2-2 शिष्टमंडल। ये महत्वपूर्ण वाक्य इनके समय से संबंधित है। और इनके समय में ही, इनके समय में संत रक्षित और दीपाकर, याद करना, इनके समय में संत रक्षित और दिवाकर अतिशबोध
विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की, तिब्बत की यात्रा की, और धर्मस्वामी जो तिब्बत के विद्वान थे, अब देखो धर्मस्वामी जो तिब्बत के विद्वान थे वो भारत आए, ठीक है, भारत आए। अब यहां से भी मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन बन सकता है कि देवपाल के समय में कौन से विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की, तो आपको अब मालूम है, आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो। बादल स्तंभ लेख के अनुसार इनके समय में घटित स्तंभ लेख, बादल स्तंभ लेख में एक घटना घटित होती है और जो इस लेख पर हमें मिलती है इनसे संबंधित है पाल वंश के राजाओं से कि इन्होंने उत्कलों की जो प्रजा थी, उत्कल कहां, कलिंग क्षेत्र, कलिंग की जो प्रजाति उसका सफाया किया, ये जो जानकारी देता है वो बादल स्तंभ लेख देता है। और हुणों को इन्होंने हराया, हुणों को हराया, गुर्जर और द्रविड़, गुर्जरों को और द्रविड़ों को भी इन्होंने हराया। ये जो जानकारी देते हैं ये बादल स्तंभ लेख देता है, ठीक है। अगर आपसे मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि कौन से लेख में या कौन से स्तंभ लेख में, स्तंभ लेख, ठीक है, कौन से स्तंभ लेख में यह मिल जाए कि हुणों को देवपाल ने हराया या गुज्जर और द्रविड़ों को उन्होंने हराया, तो मैंने आपको जानकारी दी है, ठीक है, कि बादल स्तंभ लेख इन चीजों की घटनाओं के साक्ष्य है, एक तरीके से साक्ष्य है। इस स्तंभ लेख से हमें ये जानकारियां मिलती हैं जो कि देवपाल से संबंधित है। देवपाल का जो उत्तराधिकारी था वो था विग्रहपाल, देवपाल का उत्तराधिकारी कौन था, विग्रहपाल था। इनके बारे में हम, विग्रहपाल जी के बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पाल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके शासक, उनके समय में घटित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों नया चैनल है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।